हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं। ये 15वां या 16वां वीडियो होगा आई थिंक। आज के इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो इनका मूल्यांकन आप स्वयं करें, किसके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये सारे वीडियो की। जिन लोगों ने वीडियो पुराने नहीं देखे हैं वो जरूर देखें और समझें। पेन और कॉपी लेकर के ही बैठें, क्योंकि जो क्वेश्चन ओरली बोलते हैं वो सारे नोट्स करते जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इन चीज़ों की कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की नोटिस आ चुकी है। डेट 24 तारीख को हमने तुरंत ही ग्रुप में पोस्ट किया था, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक टेलीग्राम और फेसबुक में, ताज़ा अपडेट के लिए वहाँ पर जुड़ सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी वहाँ तुरंत ही अपलोड कर दी जाती है। तो इसमें देखिएगा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि 24 तारीख को नोटिस आया था। इसमें क्या लिखा गया है कि टीजीटी की लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त 2021 को एवं पीजीटी की लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त 2021 को कराए जाने का चयन बोर्ड निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। ये ठीक है। तो बहुत ही कम समय बचा है। जून पूरा निकली गया है, जुलाई बचा है सिर्फ। ठीक है, टीजीटी के लिए ये समझ लीजिए 1 महीने से कम समय है आपके पास। अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सारे वीडियो देखिएगा आप लोग। जिनको अच्छे से अगर तैयारी करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। हमारे वीडियो, हमारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ होम साइंस के। आप टेलीग्राम पर भी कुछ क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, क्विज होती हैं, वहाँ पर भी देखिए। फेसबुक पर तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, स्टडी का पीडीएफ, इमेजेस, और खुद वहाँ पे कुछ करवाते थे, क्वेश्चन करवाते थे। वहाँ पे तो 4-5 हज़ार क्वेश्चन पड़े हुए हैं। आप लोग अगर सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो नेट जेआरएफ तक क्वालिफाई हो सकता है। तो चलिए हैं, आज का समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के 20 मतलब एमसीक्यू प्रश्न है इसमें। तो ध्यान से सोच समझना, आप लोग ध्यान से नोट करना सारे क्वेश्चन को और मूल्यांकन करना किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। जरूर बताना कमेंट करके। चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय। यहाँ पे फार्मूला पूछ रहे हैं कि बीएमआई जो होता है उसको किस फार्मूले के द्वारा गणना की जाती है, कैसे उसकी गणना की जाती है, किसकी, बीएमआई की। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि बीएमआई उन्होंने दे दिया। टीजीटी में पूछ देते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही पूछते, डायरेक्ट अपनी पूछते हैं। उन्होंने अगर दे दिया टीजीटी में कि बीएमआई इसका पूरा नाम क्या है, तो वो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइट इन मीटर्स डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम्स। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। और चौथा क्या है, हाइट इन मीटर डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होता है बीएमआई का फार्मूला कि वेट इन किलोग्राम बटे हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन किलोग्राम बटे हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये होता है बीएमआई का फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। और समझते हैं कि इस बार जो आरडीए आया 2020 का, तो उसके अनुसार जो रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमेन की वो एज भी चेंज की गई है। एज तो मतलब हाँ, एज भी चेंज की गई है और बॉडी वेट वो भी चेंज किया गया है, रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमेन का। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग नॉर्मल बीएमआई की रेंज कितनी कर दी गई है इस समय, उसको भी देख लेना। 18.5 से लेकर के और 22.9। ठीक है। 18.5 से लेकर के 22.9 तक कर दी गई है। इसकी यूनिट क्या होती है बीएमआई की, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको भी समझ लेना। यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल बीएमआई की। रेफरेंस मैन का जो बॉडी वेट होता है वो कितना है इस समय, 65 किलोग्राम है। और वुमेन का जो है वो 55 किलोग्राम है। ठीक है, समझना है यहाँ से। और जो एज है वो 19 से 39 साल तक कर दी गई है रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमेन की। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते हुए मोल्ड्स द्वारा उत्पादित टॉक्सिन्स यानी कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग मोल्ड्स, यानी कि मोल्ड्स जब बढ़ते हैं तो कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न होता है। या यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला है वाइब्रियोटॉक्सिन, दूसरा एंडोटॉक्सिन, तीसरा एफ्लाटॉक्सिन और चौथा है सिट्रीनिन। ठीक है। तो वाइब्रियोटॉक्सिन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वाइब्रियो कोलराई जो कॉलरा
फैलाता है जो बैक्टीरिया, उससे निकलता है ये, ठीक है, वाइब्रियो कॉलरा के द्वारा क्या निकलता है, वाइब्रीटॉक्सिन निकलता है वहाँ से, ठीक है। और इंडोटॉक्सिन क्या होता है, इंडोटॉक्सिन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ये इंडोटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन क्या है, यहाँ पे जो है मोल्ड्स के लिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो एफ्लाटॉक्सिन है, क्योंकि जब मोल्ड्स ग्रो होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में या सीरियल्स पल्सेस में, जहाँ भी ग्रो ये होते हैं मोल्ड्स, तो उसमें कौन सा टॉक्सिन डेवलप होता है, उसमें डेवलप होता है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। और यहाँ सिट्रिनिन भी सेम ही है, ठीक है, बट सिट्रिनिन क्या है, ये माइकोटॉक्सिन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। सिट्रिनिन क्या है, एक माइकोटॉक्सिन है, ठीक है। ये क्या है, माइकोटॉक्सिन है जो फंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि फंगल प्रोड्यूस्ड करता है नट प्रोडक्ट। फंगल प्रोड्यूस कौन करता है, माइकोटॉक्सिन, ठीक है। और यहाँ पे तो सही ऑप्शन कौन सा था, यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है फिश लीवर ऑयल इज रिच इन, ठीक है, यानी कि मछली का जो तेल होता है वो किस विटामिन या किस तत्व का प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन सी और थायमीन और नियासिन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। नॉर्मल जिसको पता होगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो वो तुरंत ही ऑप्शन लगा देगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन सही है, कौन सा, विटामिन डी, क्योंकि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, समझ लेना इसको। और वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं, विटामिन बी, सी और एच, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मछली का तेल होता है वो किसका प्रचुर स्रोत होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है विटामिन डी, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन है वूल कैन बी आइडेंटिफाई अंडर माइक्रोस्कोप बाई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, वूल जो है यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ऊन की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है, ट्विस्ट के द्वारा, ऐंठन के द्वारा, मतलब कि नहीं करते हैं, ठीक है। स्केल्स हो गया दूसरा ऑप्शन, तीसरा है स्पेकल्स हो गया और तीसरा स्ट्रिएशंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन है स्केल्स, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम इसमें थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा देखते हैं कि उस स्केल्स टाइप के पड़े होते हैं बूल के उसमें माइक्रोस्कोप में देखने के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि स्केल्स यहाँ पे सही है, ठीक है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर एज, यानी कि यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। तो इनमें से पूछा गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, जो ब्लड समूह जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, आप लोगों को पता ही होगा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। कौन सा, ओ जो होता है, ठीक है, ये डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी क्या होता है, सुना होगा ना आपने नाम, ए बी, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ये हर किसी का ब्लड इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इस ब्लड समूह वाला जो पॉजिटिव ब्लड होगा, जिसका ए बी जिसका समूह होगा, वो हर किसी का ब्लड ले सकता है। और जिसका ओ ग्रुप होता है वो सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। और अगर ओ ग्रुप वाला अगर लेना चाहे तो उसको सिर्फ ओ का ही ग्रुप चाहिए, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले ही उसको ज़रूरत होती है उसके लिए खून की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, आज का 6वां क्वेश्चन है राइबोसोम इज सेंटर्ड साइट फॉर, ठीक है। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, ठीक है, यानी कि क्या उसका प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ पे ये पूछते हैं सेंटर फॉर। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा है लिपिड सिंथेसिस और चौथा है ग्लूकोज सिंथेसिस। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो क्या कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। उसका मेन फंक्शन यही है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। क्योंकि राइबोसोम क्या है कि सेल ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकाओं के अंदर भी जो पाए जाते हैं ऑर्गन्स, उनको वो होते हैं राइबोसोम, ठीक है। उनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। 7वां क्वेश्चन है एस्ट्रोजन इज डैश हार्मोन, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, पॉलीसैकेराइड, दूसरा है पॉलीपेप्टाइड, तीसरा है स्टेरॉयड और चौथा है अनाब्दीज, ठीक है। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है
नहीं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो किस प्रकार का हार्मोन है? एस्ट्रोजन जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये कैसे हार्मोन है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और मेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, ठीक है। ये है मेल सेक्स हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, आज का 8वां क्वेश्चन। हार्मोन गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड इन, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है ब्रेन, दूसरा है स्टमक, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा है हेपेटाइटिस। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका है स्टमक, ठीक है। स्टमक से जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेशन होता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो गैस्ट्रिन हार्मोन ही सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होता है जिसमें HCl, पेप्सिन और ये सब एंजाइम्स होते हैं, तो वो ये हार्मोन उसका उत्तरदायित्व होता है ये गैस्ट्रिन जूस को सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। और नेफ्रॉन तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। और हेपेटिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये लीवर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। द ऑर्गन दैट सीक्रेट्स बाइलेज, यानी कि बाइल जूस स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला है लीवर, दूसरा है ब्रेन, तीसरा गॉल ब्लैडर और चौथा है किडनी, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आज की जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बेस्ड हैं, ठीक है। अक्सर पूछे जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, TGT PGT एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछते ही पूछते हैं। तो 9वां क्वेश्चन में देखते हैं, द ऑर्गन दैट सीक्रेटेड बाइल, यानी कि पित्त स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, पहला है लीवर, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है गॉल ब्लैडर और चौथा है किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ए, ठीक है। लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है। और स्टोर कहाँ होता है बाइल? आपको पता ही होगा कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, यानी कि पित्त जो है कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पित्त जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो पित्ताशय में बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, आज का 10वां क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। यानी कि संचार लैटिन शब्द से आया है, वो लैटिन वर्ड यहाँ पे कौन सा है? कम्युनिक या कम्युनिस या कम्युनिकेट या कम्युनाइज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यानी कि एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कम्युनिस्ट जो है ये लैटिन वर्ड है, इससे कम्युनिकेशन वर्ड की ओरिजिन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का। 11वां, डैश इज अ मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। मॉडर्न मोड यानी कि आधुनिक युग का पूछ रहा है, ठीक है। आधुनिक तरीके से इंफॉर्मेशन अगर हमें एक दूसरे के थ्रू पहुंचाना है तो किस माध्यम से पहुंचाएंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन, ईमेल है या पोस्ट कार्ड है या सर्कुलर लेटर है या होम विजिट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये 3 है ये सब कैसे हैं? ये ओल्ड मेथड है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के, ठीक है। हालांकि चल तो अभी भी रहे हैं कहीं ना, पोस्ट कार्ड भी, होम विजिट, ठीक है। लेकिन मॉडर्न और ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन कम समय में जल्दी से जल्दी अगर पहुंचाना है तो बाया ईमेल, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनिश यूज टू रिमूव वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द वुलन फाइबर्स, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। वह कौन सी फिनिश है जिसके द्वारा ऊनी रेशों से वेजिटेटिव मैटर को अलग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कैलेंडरिंग, दूसरा है कार्बोनाइजिंग, तीसरा है मर्सराइजेशन और चौथा है डिकेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या है कि जब वूल जो कलेक्ट करते हैं जब हम, तो क्या है, मोस्टली ये एनिमल से ही कलेक्ट की जाती है, भेड़ों से या ऊँट से, जिससे भी प्राप्त की जाती है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ वेजिटेटिव मैटर्स लगे होते हैं, जैसे स्टीम वगैरह हो गए और पत्तियाँ हो गई, कांटे वगैरह हो गई, सब चीज़ें उसमें फंसी हुई होती हैं। तो उनको अलग करने के लिए कौन सी यहाँ पे फिनिश का प्रयोग किया जाता है? वो करते हैं हम कार्बोनाइजिंग का, ठीक है। कार्बोनाइजिंग फिनिश का यूज करते हैं क्या? वेजिटेटिव मैटर को रिमूव करने के लिए। और
कैलेंडरिंग क्या होगा हम बताए थे आपको पुराने वीडियो में, आप लोग जरूर वीडियो को देखें उन वीडियो को जहाँ पे हम ये सब चीज़ें क्वेश्चन करा चुके हैं, पहले से सारे टर्म डिफाइन कर चुके हैं कि क्या कौन कहाँ किसका यूज होता है, क्या करते हैं। कैलेंडरिंग क्या होती है, मैकेनिकल फिनिक्स होती है जो कॉटन और सिल्क में मोस्टली लस्टर इंक्रीज करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो उसमें रोलर के थ्रू पास करवाया जाता है फैब्रिक को कई बार, ठीक है। तो उसके थ्रू ये एस्थेटिक फिनिश भी बोलते हैं और मैकेनिकल फिनिश भी बोलते हैं इसको, किसको, कैलेंडरिंग को और मर्सराइजेशन को, ठीक है। मर्सराइजेशन जो होता है वो स्पेशल कॉटन में होता है। और डिकेडिंग क्या होता है, डिकेडिंग ये वूलन गारमेंट्स में जो लस्टर्स और सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसको, डिकेडिंग को समझना है इसको। जो वूलन फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उनमें लस्टर और सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, डिकेडिंग, ठीक है। और डिकेडिंग और कैलेंडरिंग ये एस्थेटिक फिनिश हैं, इसको भी समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, आज का 13वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर सिल्क। प्रोटीन फाइबर्स यानी कि सिल्क के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझना ध्यान से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर सिल्क। सिल्क के लिए क्या उत्तरदायित्व है, सिल्क एक प्रोटीन फाइबर्स है या सिल्क रेशों की रानी है, ठीक है, सिल्क एक फिलामेंट फाइबर है और या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, पढ़े ही होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लेना अच्छे से कि सिल्क एक प्रोटीन फाइबर्स होता है, ये भी सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा क्वीन ऑफ फाइबर किसको बोलते हैं, सिल्क को बोलते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा सिल्क इज फिलामेंट्स फाइबर, फिलामेंट उनको बोलते हैं जो लॉन्ग फाइबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट फाइबर, ठीक है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ पे कौन सा बना जाके, डी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं आज का, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ नॉन वूवन फैब्रिक्स मेड फ्रॉम वूल फाइबर्स, यानी कि ऊनी रेशों के द्वारा नॉन वूवन फैब्रिक कौन सा बनाया जाता है। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है फेल्ट, दूसरा है लेनो, तीसरा है गिंघम और चौथा है पाइल, ठीक है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है कौन सा है, ए। फेल्ट जो है वो नॉन वूवन फैब्रिक्स है और ये वूल फाइबर से बनाया जाता है, ठीक है। और गिंघम क्या है और पाइल क्या है, तो गिंघम क्या है, एक जो जैसे गिंघम देखते हैं हम लोग, जैसे चेक वाले फैब्रिक्स होते हैं ना, 2-3 कलर के मिक्स हम होते हैं, वो मोस्टली उनको कॉटन से जैसे बने होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनको गिंघम बोलते हैं, ठीक है। और पाइल क्या है, पाइल फैब्रिक के सरफेस पर जो लूपिंग होती है, यानी कि जो जैसे फैब्रिक कोई कपड़ा है, ठीक है, टावल को ले लो, जैसे उनके ऊपर जो लूपिंग होती है, रेसी निकलती हैं हल्के हल्के बारीक बारीक से, तो वो क्या होते हैं, वो पाइल भी होते हैं मोस्टली, ठीक है, उनको हम पाइल भी फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन था, यहाँ पे 14वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन था ए, फेल्ट, ठीक है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है आज का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि स्मृति मतलब क्या बोलते हैं, याददाश्त बोलते हैं, ठीक है, तो स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एमाइगडाला और दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है हिप्पोकैम्पस और चौथा है सेरेब्रम, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन पोस्ट कर चुके हैं ग्रुप में, वहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज थे इसको, कि इसका जो मोस्टली ऑप्शन कुछ लोग लगाए थे, क्या लगाए थे, सेरेब्रम लगा रहे हैं, कुछ हाइपोथैलेमस लगा रहे हैं, बट ऐसा नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। हिप्पोकैम्पस यहाँ पे सही ऑप्शन है, सी है। हिप्पोकैम्पस होता है वो क्या करता है, ये जिम्मेदार होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल्ड मूवमेंट, यानी कि जो फाइन मोटर स्किल्ड होती हैं जो, उसके लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। यहाँ पे देखिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरेब्रम एंड पोन्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन, 16वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सी सही है, कौन सा, सेरेब्रम, ठीक है।
यहाँ पे जो है सेरेब्लम वो सही ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखने की जो फाइन मोटर स्किल होती हैं ब्रेन से, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनके लिए जिम्मेदार होता है ये सेरेब्लम। क्वेश्चन नंबर आज का 17वां देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कोलेसिस्टोकाइनिन एक प्रकार का क्या है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था क्विज के रूप में, ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में क्विज में कराया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए थे वो लोग जाके कर सकते हैं, अभी भी पड़ी होगी कुछ वहाँ पे, वो एक्सपायर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। कहाँ से निकलता है ये, ड्यूडेनम से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है, 17वें का बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही है, 17वें का। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 18वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का कौन सा कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से किडनी का कौन सा कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है एसिड बेस बैलेंस, दूसरा है एरेथ्रोपोइसिस, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, यानी कि किडनी का फंक्शन कौन सा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किडनी का फंक्शन नहीं है। ये किसका, ये लीवर का फंक्शन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया लीवर का फंक्शन है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ये किडनी का फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो एसिड बेस बैलेंस ये किडनी का फंक्शन है। एरेथ्रोपोइसिस, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं हम एरेथ्रोपोइसिस को। ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किया था कि ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, कौन सा अंग जिम्मेदार होता है शरीर का, तो उसके लिए था फेफड़ा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन का लिए कौन सा जिम्मेदार है, किडनी। एरेथ्रोसाइसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ब्लड। ठीक है, किडनी में होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का। और फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी ये भी फंक्शन है किसका, किडनी का। चलते हैं आज का, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन था इसका, समझ गए, नोट कर लिया होगा ना। यहाँ पे जो सही ऑप्शन था 18वें क्वेश्चन का, उसका क्या था, किडनी का फंक्शन कौन नहीं है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आज के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट का पेस मेकर कौन है। पहला है यहाँ पे सिनोट्रियल नोड्स, यानी कि SN बोलते हैं इनको। ठीक है, ध्यान रखना, सिनोट्रियल नोड्स। और दूसरा है आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड्स, यानी को AVN बोलते हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड्स। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, पुरकिंजे फाइबर। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिनोट्रियल नोड्स को बोलते हैं हम क्या, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड्स भी बोलते हैं इसको हम, SAN इसका पूरा नाम है। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड्स, ये क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिमूव द बैक्टीरियाज एंड द सेल डेब्रीज फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो ब्लड में जो बैक्टीरिया होते हैं और जो कोशिकाएं, जो वाइट ब्लड सेल WBC जो टूट करके जो बेकार हो जाती हैं, जीवन काल उनका समाप्त हो जाता है, तो वो उनके हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है यहाँ पे निकालने के लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला लीवर, दूसरा किडनी, तीसरा स्प्लीन, और चौथा है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कौन सा है, स्प्लीन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि स्प्लीन जो होता है वो रिमूव ऑफ बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रीज फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। बाकी तो फंक्शन आपको पता ही होंगे कि इंटेस्टाइन के क्या फंक्शंस होते हैं, किडनी के क्या होते हैं, लीवर के क्या होते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 20 क्वेश्चन थे आज के, कितने सही हुए हैं, जिसको जो डाउट हो क्वेश्चंस में वो कमेंट करके एक बार पूछ ले। ठीक है, उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें दोस्तों के साथ में। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किसके कितने सही हैं मूल्यांकन जरूर करके एक बार कमेंट करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।